Hello students, today we will discuss on scientific principle of management। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ए जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट, जो उसके डिसीजन में हेल्प करते थे। अब साइंटिफिक मीन्स साइंस। जब इसके साथ साइंस ऐड हो जाती है, जब इस जनरल गाइडलाइन के साथ साइंस ऐड हो जाता है, तो वो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बन जाते हैं। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट, ये इसका मीनिंग है। जब मैनेजमेंट में साइंस को अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब किसने किया था ये कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूट बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कि आप साइंस को फॉलो कीजिए। देयर आर 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल, देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसका जो मेन कंसर्न था वो किस चीज़ का था? साइंस। उन्होंने कहा कि आपको कोई भी विश पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको कोई भी डिसीजन लो, उसकी पहले साइंटिफिक इंक्वायरी करें, साइंस टूल्स यूज करें, साइंटिफिक उसकी स्टडी होनी चाहिए, फिर ही वो डिसीजन आपका सक्सेस हो पाएगा। आप कोई विल एक्सपीरियंस बेस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिए। मीन्स we use scientific tools and method in every decision of management। आप मैनेजमेंट की कोई भी डिसीजन ले रहे हो, उसमें आप साइंटिफिक टूल्स और मेथड को यूज कीजिए। तो इस हिसाब से साइंटिफिक प्रिंसिपल का हमने ओवरव्यू लिया है। अल्टीमेटली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यही बोलते हैं कि जब भी आप मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन लें, तो आप इसमें साइंटिफिक स्टडी कीजिए, साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक मेथड को उसमें अप्लाई कीजिए और फिर ही उसको आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। F.W. टेलर के बार इसका क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और लास्ट से हमें अडॉप्ट हुआ है तो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ये पूछा जाता है वो किस पोस्ट पे था, तो मैकेनिकल इंजीनियर था। ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और एक इसका ये भी याद कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ 1856। तो F.W. टेलर का कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। सो इट इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट वाज मैकेनिकल इंजीनियर एंड ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड बोर्न इन 1856। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें F.W. टेलर के रिगार्डिंग। अब देखिए, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ध्यान से देखिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? देखिए, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट। dictatorship of management
मीन्स ये कहता है कि हमें साइंस को फॉलो करना है, मैनेजमेंट की डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करना। डिक्टेटरशिप मीन्स क्या होता है? तानाशाह। मीन्स वो अपनी चला रहा है तो उसको हमें फॉलो नहीं करना, हमें सिर्फ साइंस को फॉलो करना है। और ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो मैनेजर है उसको कोई भी काम देने से पहले साइंटिफिक इंक्वायरी करें उस चीज की, फिर ही वो काम को आगे हैंड ओवर करें, अपने डिक्टेटरशिप को फॉलो ना करें। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, Taylor insists that each job performed in organization should be based on साइंटिफिक इंक्वायरी। मीन्स उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जॉब अगर परफॉर्म की जाती है तो आप उसके पहले साइंटिफिक इंक्वायरी कीजिए। मीन्स मैनेजर अगर किसी को काम हैंडओवर कर रहा है या डेलीगेट कर रहा है तो उसको अपनी डिक्टेटरशिप को फॉलो ना करके वो उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी कराएं, उसकी स्टडी करें, फिर उसको काम को आगे हैंडओवर करना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो देयर मस्ट बी थिंकिंग। मीन्स आप डायरेक्ट काम ना देके पहले उसके बारे में सोचिए उस काम को। देयर मस्ट बी थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग बिफोर डेलीगेशन। आप कोई भी काम को डेलीगेट करने से पहले उसके ऊपर साइंटिफिक सोचिए, उसकी स्टडी कीजिए। तो अल्टीमेटली जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जिस प्रिंसिपल का जो मेन फोकस है वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर है। एक उसने एक बात और लिखी थी, देयर आर ओनली वन बेस्ट मेथड। देयर आर ओनली वन बेस्ट मेथड। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, बहुत सारी के स्टडी में आता है। देयर आर ओनली वन बेस्ट मेथड। वो कहता है किसी भी काम को करने का बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं बट उसमें जो बेस्ट होता है वो ओनली एक ही होता है और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ काम कर सकें। तो देयर आर ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशिएंसी। हमें मैक्सिमम इफिशिएंसी को अचीव करने के लिए सिर्फ एक बेस्ट मेथड का यूज करना चाहिए। और बेस्ट मेथड हमें पता कैसे लगेगा बेस्ट मेथड? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंड दिस मेथड कैन डेवलप थ्रू वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को अंडरलाइन कर लीजिए। वर्क स्टडी हम साइंटिफिक टेक्निक पढ़ेंगे तो वर्क स्टडी पढ़ेंगे कि आप वर्क स्टडी कीजिए फिर उसके हिसाब से काम कीजिए ताकि आपकी इफिशिएंसी या जो आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आए। और वर्क स्टडी क्या चीज़ होती है हम यहाँ शॉर्ट लिख रहे हैं। वर्क स्टडी में जनरली 4 स्टडी कवर होती है, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फेटिश स्टडी। तो ये 4 स्टडी हम करेंगे, फिर उसके बाद में हम किसी भी काम को हैंड ओवर करेंगे वो चीज़। अब हम पढ़िए टाइम स्टडी क्या होता है। टाइम स्टडी मतलब होता है किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है, किस वे में किया जाएगा, दैट इज मेथड स्टडी। मोशन मूवमेंट कितना होता है उस काम को करने में, तो उसको भी पहले आप स्टडी कीजिएगा। फेटिज मतलब बंदा थक जाता है, कितने टाइम बाद में थक जाता है, उसको रेस्ट की जरूरत होती है, रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए,
उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें हम फेटिश स्टडी में करेंगे। तो इस हिसाब से ये साइंस नोट रूल ऑफ थंब ये कहता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। कोई भी काम आप डेलीगेट करें, हैंड ओवर करें किसी को, तो आप उसके पहले वर्क स्टडी कीजिए, मीन्स उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी कीजिए, जिसमें आप इन 4 जो एलिमेंट्स है इस पर फोकस कीजिए, देन उसको डेलीगेट कीजिए ताकि वो बंदा अपनी मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके। तो इसका हमने बनाया, ये देखिए, जिससे कीजिए आपको ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो नहीं करना, आपको वो मेथड फॉलो करना है जो सबसे बेस्ट हो। और बेस्ट कैसे पता लगेगा, अगर आप उसकी प्री स्टडी करोगे तो इन 4 एलिमेंट के रिगार्डिंग। ओके, our next principle is harmony not discord. Harmony not discord. अब क्या मीनिंग होता है हारमोनी का? हारमोनी मीन्स एडजस्टमेंट करना, सामंजस्य लेना, एक तरह से मतलब एडजस्टमेंट करना। और डिस्कॉर्ड मीन्स अगेंस्ट वर्क करना, रिवाइवल भी बोल सकते हैं इसको, रिवाल्स, किसी के अगेंस्ट काम करना, द्वेष भावना, प्रतिद्वंदी के साथ काम करना, वो सारी चीज होती है। तो हार्मोनी नो डिस्कॉर्ड मीन्स हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, हमें किसी के अगेंस्ट में होकर काम नहीं करना चाहिए। तो अब इसको समझते हैं। आपको पता है कि जनरली 2 टाइप के ग्रुप होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है वर्कर, जिसको एम्प्लॉय भी बोलते हैं आप। 2 तरह के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप होते हैं, मैनेजमेंट एंड वर्कर। अब दोनों क्या सोचते हैं, दोनों की थिंकिंग एक दूसरे के अगेंस्ट होती है। कैसे होती है? मैनेजमेंट क्या सोचता है, वर्कर आर गुड, वर्कर आर गुड फॉर नथिंग, मतलब कि वर्कर ऐसे ही है ये। और वर्कर क्या सोचता है, वर्कर सोचता है दे आर अंडरपेड, कि उसको जो पैसा दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है, अंडरपेड, दे आर ओवरबर्डन, उसको काम बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से क्या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सोचते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। मीन्स देर आर 2 मेन ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज मैनेजमेंट एंड सेकंड इज वर्कर, एंड दे थिंक अगेंस्ट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सोचते हैं। मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर है वो ऐसे ही हैं, आ जाते हैं, काम करते नहीं है, फालतू के पैसे लेते हैं। इस हिसाब से वर्कर सोचते हैं कि हमें पैसा कम दिया जाता है, काम ज़्यादा करवाया जाता है, हमेशा ओवरबर्डन रहते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग रहती है दोनों के अगेंस्ट। मीन्स वर्क एज ए रिवाल्स, बोथ ग्रुप वर्क एज ए रिवाल, रिवाल की तरह काम करते हैं दोनों। मीन्स अगेंस्ट थिंकिंग रखते हैं, एक दूसरे अगेंस्ट सोचते हैं। मैनेजमेंट वर्कर के अगेंस्ट सोचते हैं और वर्कर मैनेजमेंट के अगेंस्ट सोचते हैं। तो टेलर ने इसमें क्या कहा, टेलर ने कहा सो टेलर इंसिस्ट दैट there is need to change their attitude for each other। दोनों एक दूसरे के प्रति अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करें। दोनों को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, दोनों को अपने एटीट्यूड चेंज करें। अब इसके लिए उसने एक साइंटिफिक टेक्निक जनरेट की,
जिसका नाम है मेंटल रिवोल्यूशंस। आप ये भी लिख सकते हो, ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन। उसने मेंटल रिवोल्यूशंस पे जोर दिया कि दिमाग चेंज होना चाहिए, उसकी जो थिंकिंग है उसको चेंज करो, एक दूसरे के अगेंस्ट है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मेंटल रिवोल्यूशंस का मीनिंग यही है, ये हम जब साइंटिफिक टेक्निक पढ़ेंगे तब हम इसको दोबारा करेंगे। चेंज इन एटीट्यूड, तो मैं इसी को एरो लगा रहा हूँ, चेंज देयर एटीट्यूड मीन्स चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर्स। अब जब मेंटल रिवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट की स्प्लिट आएगी। तो इसकी बेनिफिट क्या है, स्प्लिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट की स्प्लिट आएगी, उसमें म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बनेगा। तो इस हिसाब से हमारा ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल जो ये कहता है कि हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के अगेंस्ट थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करें एक दूसरे के लिए, हमें एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रस्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस करना चाहिए एक दूसरे में, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। तो आपको इस हिसाब से आप इसके नोट्स प्रिपेयर करिए। आप इसका देखिए, ये हमारा इसमें ये मैनेजमेंट ग्रुप है और ये वर्कर ग्रुप है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, ये वाला फॉलो करना चाहिए, मीन्स हार्मोनी। ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, हम ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो इस हिसाब से थिंकिंग रख के आपको हार्मोनी फॉलो करना चाहिए, आपको डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ये इसका मेन क्रक्स, हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए आप, कोऑपरेशन, लास्ट में मैंने पढ़ा था हार्मोनी। हार्मोनी ये कहता है कि हमें अपना एटीट्यूड सेट करना चाहिए, एटीट्यूड सही होना चाहिए एक दूसरे के अगेंस्ट, जिससे म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो। कोऑपरेशन कहता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तो ये क्या एक तरह से एक्सटेंशन ही है उसका। तो एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी। जो हार्मोनी का जो प्रिंसिपल है उसकी क्या एक तरह से एक्सटेंशन है। हार्मोनी ये कहता है कि आप मेंटल रिलेशंस कीजिए, ये भी कहता है कोऑपरेट कीजिए, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा। ये कहता है कि मैनेजमेंट जब भी कोई प्लान बनाए, जब भी अपनी कोई पॉलिसी को बनाए, उसके बारे में कोई मीटिंग ले, तो अपने जो वर्कर ग्रुप है उसका भी कोई पर्सन को मीटिंग में पार्टिसिपेट करवाएं, उनको साथ लेके चलें, जिससे क्या होगा, उसके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की जो स्पिरिट है वो डेवलप होगी, उसको प्रॉपर कोऑपरेशन मिलेगा हमारे को। मीन्स देयर शुड बी परफेक्ट कोऑपरेशन विद अदर, दोनों एक दूसरे के साथ में परफेक्ट कोऑपरेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट का वर्कर के साथ और वर्कर का मैनेजमेंट के साथ। तो हम ये लिख रहे हैं, देयर शुड बी प्रॉपर कोऑपरेशन विद एक दूसरे के साथ में हमें प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को जो भी सजेशन है वर्कर के, उसको वेलकम करना चाहिए, उसको साथ लेके आना चाहिए। मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन और वर्कर
उसको वेलकम करना चाहिए, और मैनेजमेंट को यहाँ तक भी करना चाहिए कि अगर किसी वर्कर का सजेशन उसको अच्छा लगा और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है तो उसे रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो वर्कर नेक्स्ट टाइम मोटिवेट होकर फिर अपना अच्छा सजेशन देगा। तो आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। एंड शुड बी रिवार्डेड, एंड शुड बी रिवार्डेड, उसको रिवार्ड दे देंगे। जब रिवार्ड दिया जाता है तो वो फिर उस पर्सन में बिलोंगनेस की स्पिरिट आ जाती है, फिर वो हमेशा कुछ नया कर रहता है। हमने जो फ्योल के प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था इनिशिएटिव। सेम टाइप का यही है कि हमें कोऑपरेशन होना चाहिए, हमें अपना अपना नहीं सोचना चाहिए, हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सोचना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, जो वर्कर ग्रुप होता है वो स्ट्राइक पे चला जाता है, वो चला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं बट हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो फिर उसको क्या करेंगे, वो उसको एक लीडर को बुलाएंगे, उसके साथ मीटिंग करेंगे, उसमें वो अपना सजेशन रखेगा, उसको देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसलिए वहाँ पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी ओपन होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक मैनेजमेंट में और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा उतने ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। There should be open communication system लिख दो, या बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे, ताकि वो बंदा अपनी बात रख सके। अगर वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, दोनों एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस सिस्टम के लिए टेलर ने इंसिस्ट किया मेंटल रिलेशंस। उन्होंने कहा कि अपना मेंटल को चेंज कीजिए, अपना जो एटीट्यूड है, अपनी जो थिंकिंग उसको चेंज कीजिए। ये नहीं सोचिए कि वो वर्कर है, मेरे से छोटा है तो मैं उससे क्या सजेशन लूँ, और वर्कर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मैनेजमेंट है तो उनको सब कुछ आता है तो वो पता नहीं मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। इस तरह का उसको नहीं माइंड में आना चाहिए। तो इसके लिए भी कौन सी टेक्निक फॉलो किया गया है, टेलर ने इंसिस्ट किया है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन कीजिए, दोनों एक दूसरे के साथ में आइए, कोऑपरेट कीजिए एक दूसरे को, सिर्फ अपना अपना नहीं सोचिए। तो इस हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकते हैं। तो ये इसका एक ये देखिए आप, ये वर्कर है और ये मैनेजमेंट है, इस दोनों को साथ में आना चाहिए। अगर ये दोनों साथ में आएंगे, दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, अपना अपना नहीं सोचेंगे, तो काम नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ये कहते हैं कि आप अपने जो एम्प्लॉई है, अपने जो भी पर्सन वहाँ पे वर्कर है, जो काम करते हैं, उसका डेवलपमेंट कीजिए ताकि वो अपनी इफिशिएंसी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ वहाँ पे काम कर सके। अब ये प्रॉस्पेरिटी, इफिशिएंसी आएगी कैसे, ये आएगी उसका प्रॉपर सिलेक्शन और प्रॉपर ट्रेनिंग से। तो देखिए क्या लिखा है, तो ये एफिशिएंसी आएगी कहाँ से, तो आप इसको लिखिए एम्प्लॉइज efficiency डिपेंड अपॉन, दो चीज पे डिपेंड होता है, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि
उसका इस हिसाब से डेवलप कीजिए आप, ताकि वो अपनी इफिशिएंसी को मैक्सिमम यूज करें, इफिशिएंसी के साथ काम करें। अब इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, उसका प्रॉपर सिलेक्शन हो और प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग हो। तो दो चीज यहाँ पे आ रहा है, दो एलिमेंट आ रहे हैं, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो इसमें टेलर ने क्या सजेशन दिया, टेलर ने कहा, पहले सिलेक्शन के बारे में लिखते हैं, ड्यू केयर शुड बी टेकन due care should be taken while selecting the employee। जब भी आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे पूरा ध्यान रखिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको जो भी वर्क दिया जाए उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो बंदा क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, उसको एक लोअर लेवल का वर्क दे दिया जाता है, तो वो उस काम को इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं करता जितना उसको करना चाहिए था। तो आप इसमें ये भी देख लीजिए, ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय एंड दे मस्ट बी गिवन जॉब। जो भी उसको जॉब दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जॉब होनी चाहिए, ताकि वो अपनी पूरी इफिशिएंसी के साथ में काम कर सके, प्रोस्पेरिटी के साथ में काम कर सके। तो ये तो हो गया सिलेक्शन का। अब ट्रेनिंग कौन देगा, मैनेजमेंट देगा। तो एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। किसके लिए, क्या फायदा होगा, टू अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल, ताकि वो अपने स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सके, नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो इस हिसाब से आप उसका प्रॉपर सिलेक्शन और प्रॉपर ट्रेनिंग देके अपने एम्प्लॉय का डेवलप कर सकते हो, ताकि अपने एफिशिएंसी के साथ में काम करें। अब जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हाइट पे जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।